everyone, welcome to my channel Physics Tricks. Let's continue with our nuclear physics का पार्ट. और हमने लास्ट क्लास में जो भी क्लासिफिकेशन था और जो भी बेसिक पार्ट था वो देखा था. अब इस क्लास में हम देखेंगे कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, जो मास डिफेक्ट है, राइट, और जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है उसके बारे में. ठीक है, तो देखिए, so we have the size of न्यूक्लियस. तो अब ये बात जो है, जो मैं कहने जा रहा हूं, वो बात तो मैं प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन यस, इट इज ऑब्जर्व प्रैक्टिकली. तो ये जो है ऑब्जर्व प्रैक्टिकली किया गया है कि जो डेंसिटी है किसकी, न्यूक्लियस की, जो डेंसिटी है किसकी, न्यूक्लियस की, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस will remain same for each and every atom. मतलब कि आप अगर क्लोरीन का एटम लोगे, आप अगर हाइड्रोजन का एटम लोगे, आप अगर हीलियम का एटम लोगे, सबकी जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट, जो न्यूक्लियस के अंदर होंगे वो कितने डेंस होंगे, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कौन सा एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है या फिर हीलियम एटम है या क्लोरीन एटम है. तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस विल रिमेन द सेम. ठीक है, तो अगर डेंसिटी सेम है तो हमको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस. अब मास ऑफ द न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि मास नंबर्स है. सो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लिख सकते हैं V. तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज V? V इज 4/3 pi r cube, pi r cube. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि r cube is directly proportional to 3a divided by 4 pi. और यहां से अगर हम कांस्टेंट ले, so it will become r cube is equal to, right, r cube is directly proportional to, हम बोल सकते हैं a. अब ये 3/4 pi कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं r cube is directly proportional to a. तो यहां से r is directly proportional to a to the power 1/3. मतलब कि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी वो रेडियस मास नंबर का क्यूब रूट होगी, राइट. किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस इज मास नंबर का क्यूब रूट विद सम कांस्टेंट. एंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट? r इज इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3. अब इस r0 को हम बोलते हैं एम्पिरिकल कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल कांस्टेंट. और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2 फर्मी मीटर, 1.2 फर्मी मीटर. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार जेई में, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम न्यूक्लियस क्या है, रेडियस ऑफ द क्लोरीन न्यूक्लियस क्या है, रेडियस ऑफ द एनी एटम दे गिव एंड दे वांट व्हाट इज कॉल्ड द रेडियस, इजंट इट. तो ये हो गया हमारा साइज ऑफ द न्यूक्लियस. इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, है ना. तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए इसके ऊपर, राइट, दैट इज डीपीपी ऑन दिस न्यूक्लियर फिजिक्स, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. आई विल प्रोवाइड वन डीपीपी फॉर यू ऑल. ठीक है, तो देखो, अब इसमें एक एग्जांपल करते हैं अपन. एग्जांपल इसमें पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 27 आइसोटोप. ठीक है, तो एल्यूमिनियम 27 की रेडियस आपको निकालनी है. तो देखो, इट इज वेरी सिंपल. अब हमको पता है कि जो रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज इक्वल टू r0 a to the power 1/3, है ना, r0 a to the power 1/3. so which is equal to, what is r0? 1.2 fermi meter. Fermi is 10 to the power -15 into what is a 27 to the power 1/3. so which is equal to, अगर इसको सॉल्व करोगे आप, so 1.2 into it is 3 into 10 to the power -15. तो यहां से आपको मिल जाएगा 3.6 into 10 to the power -15 मीटर. ये हो जाएगी साइज ऑफ अ एल्यूमिनियम
nucleus, size of a aluminium nucleus. So I hope this is clear. और इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे किसी भी x न्यूक्लियस का सपोज टू बी आपको अगर निकालना है, राइट, फाइंड। देखो ये प्रॉब्लम आपको सिंपल लगेंगे अभी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही प्रॉब्लम होंगे जो कि एग्जाम में आएंगे और आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ, किसी भी एटम का बोल सकते हैं रेडियस ऑफ, हम बोलेंगे x, x क्या ले, 64 सपोज। तब अब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ दिस 64 न्यूक्लियस, तो रेडियस r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r नॉट a टू द पावर 1/3। तो यहाँ पर r नॉट 1.2 फर्मी मीटर 10 to the minus 15 into what is a mass number of this is 64 to the power 1/3। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे you will get 1.2 into 4 into 10 to the power minus 15, और आप देख सकते हो this is 4.8 फर्मी मीटर। तो ये हो गई the radius of aluminum 27 and this is the radius of X nucleus जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, इट इज वेरी सिंपल अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। सो नेक्स्ट वन वी हैव and that is the density of nucleus, मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो कितना डेंस है वो देखते हैं हम। तो देखो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो डेंसिटी कैसे निकालोगे आप, डेंसिटी कैसे निकालोगे, अब हमको पता है कि जो रेडियस है दैट इज r नॉट a टू द पावर 1/3, तो हमको डेंसिटी पता है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस व्हिच इज इक्वल टू, अब यहां पर मास को क्या लिखेंगे अपन, मास को लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं किसमें, न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं किसमें, न्यूक्लियस में, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, दैट इज a minus z। आपको ये सब बताया है मैंने, z is number of protons, a minus z is number of neutrons, और mass of one neutron divided by volume को हम लिख सकते हैं 4/3 pi into r cube। So I hope this is clear। तो density rho is equal to हम लिखेंगे zmp, that is number of protons into mass of one proton, plus amn, that is the mass number into mass of one neutron, minus zmn divided by, ये हो जाएगा 4/3 pi, r की जगह पर क्या रख सकता हूं मैं, r नॉट into a to the power 1/3 whole cube, तो which is equal to, अब देखो मोस्टली हम कंसीडर करते हैं जो मास ऑफ प्रोटॉन है which is approximately equal to mass of neutron and which is approximately equal to 1 AMU, atomic mass unit, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मानते हैं, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 to the power minus 27, मास ऑफ न्यूट्रॉन आल्सो सेम थिंग, तो दैट इज इक्वल टू 1 AMU। हालांकि हम जो 1 AMU को डेफिनेशन क्या मानते हैं कि 1/12 ऑफ कार्बन एटम, राइट, 1/12 ऑफ C612 एटम वी कैन से। तो ये हो गया 1 AMU। तो यहां से आप देख सकते हो मास ऑफ Z into मास ऑफ प्रोटॉन एंड Z into मास ऑफ न्यूट्रॉन विल गेट कैंसल, और यहां से आ जाएगा 3A into Mn डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 into pi into r नॉट क्यूब into ये हो जाएगा A, तो ये A कैंसल। Now all these are the known quantities, so 3 into mass of neutron will be the same, that is 1.67 into 10 to the power minus 27 into nothing divided by 4 into 3.14 into ये हो जाएगा 1.2 into 10 to the power minus 15 whole cube। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो you will get one result, and that result is we have 2.3 into 10 to the power 17, 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube, मतलब जो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस है ये इतनी है 2.3 into 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब ये बहुत ही ज्यादा। एक मीटर का आप अगर क्यूब लोगे, राइट, एक मीटर का आप अगर क्यूब लोगे, राइट, ये 1 मीटर का क्यूब है सपोज टू बी, इसमें मास कितना है,
देखो इसमें मास है 2.3 into 10 to the power 17 किलोग्राम. It is very huge, right? 2.3 into 10 to the power 17 किलोग्राम मतलब कितना हो गया वो? टेरा से भी, मतलब ये देखो टेरा है, टेरा मतलब 10 to the power 12 से भी ऊपर, right? It is in the order of octo we can say, right? तो ये हो गया बहुत ही ज्यादा डेंस है. अगर इसका एक सेंटीमीटर का भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर का मतलब क्यूब बनाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 10 टू द पावर -2 का क्यूब से. मतलब 1 सेंटीमीटर कितना हुआ? इतना. इसका अगर हम क्यूब बनाएंगे तो इसमें मास कितना होगा? इसमें मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी इज 2.3 into 10 to the power 17 इनटू वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर से अगर हमने बनाया है तो इसमें वॉल्यूम होगा 10 to the power -2 का क्यूब, दैट इज 10 to the power -6. मतलब 2.3 into 10 to the power 11 which is कितना केजी? केजी हो जाएगा इसमें 2.3 into, लेट अस सपोज इसको हम कन्वर्ट करें मेगा में, तो 10 to the power 5 मेगा केजी. मेगा केजी मतलब इतना मेगा. मेगा मतलब समझते हो 10 to the power 6 तो भी इतना है, राइट? 23 लाख मेगा किलोग्राम 1 सेंटीमीटर में. मतलब इसको कोई नहीं उड़ा सकता, राइट? नो वन विल लिफ्ट दिस 1 सेंटीमीटर का. तो ये इतना डेंस न्यूक्लियस होता है. तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे अपन, सो डोंट वरी. तो आई होप आपको फील आई होगी कि ये जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की बहुत ही ज्यादा है, ठीक है? चलो नेक्स्ट इसके. ओके सो एक प्रॉब्लम करते हैं. तो देखो, इफ अर्थ इज मेड अप ऑफ ओनली न्यूक्लियर देन व्हाट शुड बी इट्स रेडियस. तो रेडियस उस अर्थ की क्या होगी? और गिवन मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg. 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम. तो न्यूक्लियर मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो सिर्फ अर्थ जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी हुई होती तो रेडियस उसकी कितनी होती? दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन डिमांड्स. तो देखो हमको क्या करना होगा यहाँ पर. हमको पता है कि जो मास है वो है 6 into 10 power 24 kg. तो डेंसिटी भी हमको पता है जो कि अभी प्रीवियसली निकाली हमने. तो वी नो दैट कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी व्हिच इज इक्वल टू मास कितना है 6 into 10 to the power 24 divided by what is the density of the nuclear we have is just now we have calculated and that is 2.3 into 10 to the power 17. और हमने सब जो है ऐसा यूनिट में लिया था तो ये भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा. तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं 4/3 pi into r cube which is equal to 6 into 10 to the power 24 divided by 2.3 into 10 to the power 17. यहां से r cube की वैल्यू अगर निकाले तो you will get 6 into 3 into 10 to the power 24 divided by 4 into 3.14 into 2.3 into 10 to the power 17. तो इसको अगर सॉल्व करें अपन तो जो रेडियस ऑफ द अर्थ निकल के आएगी that is approximately 183 meter. And what is the actual radius of the earth? What is the actual radius of the earth? The actual radius of the earth is 6400 kilometer. यहाँ पर कितनी है ये? 183 मीटर, नॉट किलोमीटर, 183 मीटर. समझ रहे हो कि अगर न्यूक्लियर से बना हुआ होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता, तो ये जो रेडियस है अर्थ की वो 183 मीटर हो जाती. It's not 6400 किलोमीटर देन 183 मीटर. हम देख पाते 183 मीटर का गोला. That is it. समझ रहे हो? तो ये होता. तो इसी का रीजन होता है जो एटम का मास होता है वो टोटली कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में और एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो एम्प्टी होता है. सो आई होप दिस इज क्लियर. आई होप दिस इज क्लियर. इससे फील आया होगा आपको. चलो नेक्स्ट. सो नाउ एनर्जी मास इक्विवेलेंस. देखो ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया है आइंस्टीन ने, राइट?
According to Einstein, we can convert energy into mass and mass into energy, right? So according to Einstein, we can convert mass into energy and energy into mass, ठीक है ना? So that is what Einstein told, और उन्होंने एक अच्छा सा प्यारा सा इक्वेशन दिया था, and that is energy is equal to mass times speed of light square. मतलब if you destroy the m amount of mass, you will get m into c squared of energy, right? So you can convert energy into mass and mass into energy according to this equation. तो इसमें एक एग्जांपल करते हैं. Find energy corresponds to 1 AMU of mass. ठीक है ना? तो आपको निकालना है कि एनर्जी corresponds to 1 AMU of mass क्या होगा. तो देखो, एनर्जी is equal to, we know that mc square. अब मास दिया है उन्होंने 1 AMU हमको पता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kgs. तो अगर ये मास यहाँ पर पुट करें हम, तो एनर्जी मिल जाएगी हमको 1.67 into 10 to the power minus 27 into 9 into 10 to the power, ये हो जाएगा 10 to the power 8 होता है तो 16 हो जाएगा. और इसको अगर सॉल्व करें अपन, so you will get this is 3 0 15.03 into 10 to the power minus 11. तो ये हो जाएगी एनर्जी इन जूल. अगर ये एनर्जी बहुत कम हो गई, अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो we know that 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. और 1 joule corresponds to what? 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt. तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी हमको, and that energy is 15.03 into 10 to the power minus 11 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. ये हो जाएगी ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, you will get 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये आपको याद ही रखना है कि 1 AMU मास को अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे, तो you will get 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. ठीक है? So this is all about the energy mass equivalence. तो ये 1 AMU मास को जब हम डिस्ट्रॉय करेंगे, तो हमको एनर्जी मिलेगी, and that energy is what? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो this is it then. ये हो गया एनर्जी corresponds to 1 AMU. अगर मुझे निकालना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के मास को हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो एनर्जी कितनी मिलेगी, तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा सेम इक्वेशन, बस मास अलग होगा. तो देखो उसमें क्या हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड एनर्जी corresponds to मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है? तो हमको निकालना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम डिस्ट्रॉय करें तो एनर्जी हमको कितनी मिलेगी. तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन, E is equal to what? mc squared, which is equal to, what is the mass of one electron? It is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg into c squared, as in 9 into 10 to the power 16. तो ये आ जाएगी हम हमारी एनर्जी इन जूल. It will be minus 15 जूल. तो अगर एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 1.6 into 10 power minus 19 से. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, you will get 511.2, राइट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब अप्रॉक्स आपको 511
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो 1 एमयू को डिस्ट्रॉय जब करेंगे हम तो एनर्जी हमको कितनी मिलेगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन के मास को हम जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमको मिलेगी एनर्जी 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हमारा, एंड दैट इज द मास डिफेक्ट। सो लेट्स स्टडी दैट। मास डिफेक्ट, ठीक है। तो देखो व्हाट इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट किसको हम बोलेंगे, ये ऑब्जर्व प्रैक्टिकली ओनली। अब ये सब बातें जो है प्रैक्टिकली ऑब्जर्व, ये प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हमने कंसीडर किया सपोज टू बी द हीलियम न्यूक्लियस, दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस, राइट। सो दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस। अब इस हीलियम न्यूक्लियस को जब हमने मेजर किया, राइट, इसको वे किया, राइट, इसका व्हाट वी कैन से वजन लिया, राइट, और जो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, राइट, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, राइट, इनको जब हमने मापा, राइट, इनको जब हमने वे किया तो ये देखा गया कि इनका जो मास है, राइट, मास ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स है, राइट, मास ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स है और जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, राइट, मास ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट देन मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो पाया गया कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस। अभी ये सब क्यों हो रहा है, अरे प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन चारों तो सेम ही है, और यहां पर भी प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। जब न्यूक्लियस बन रहा है तो इसका मास घट रहा है ना। इंडिविजुअली जब इसको वे किया तो पाया गया कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो कि इंडिविजुअली है, राइट, इसको सेपरेट किया हमने प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को, इनको जब हमने वे किया तो ये पाया गया कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इसको ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन है, राइट, इन दोनों को बाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ना। क्यों, क्योंकि ये तो रिपेल करेंगे, और ये जो डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर का है, मतलब बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो रिपल्सिव फोर्सेस भी बहुत ही ज्यादा लगेंगे, अंडरस्टूड। तो यहाँ इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस भी बहुत ज्यादा लगेंगे, तो इसलिए इसको बाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहां से मिलेगी, वो जो मास डिफेक्ट है ना, उससे वो एनर्जी मिलेगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इट इज ऑब्जर्व प्रैक्टिकली ओनली, ये हीलियम न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसको जब वे किया और इसको जब बाय यूजिंग वेइंग मशीन इसको जब वे किया तो दोनों का मास डिफरेंट था, हालांकि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ग्रेटर था। तो व्हाट इज मास डिफेक्ट देन, मास डिफेक्ट डेल्टा m is the difference in delta m is the difference in masses of nucleons and mass of nucleus. Difference in masses of nucleons and mass of nucleus. So I hope this is clear. Mass defect is the difference in masses of nucleons and mass of nucleus. तो ये पाया गया, तो ये जो मास डिफेक्ट है डेल्टा एम, उसको निकालेंगे। मासेस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे, कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, इनटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन विल बी द मास ऑफ 2 प्रोटॉन, ओके, प्लस कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। अब एग्जाम में आपको मास ऑफ प्रोटॉन नहीं दिया हुआ होगा, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस नहीं दिया हुआ होगा, आपको मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ होगा, और मास ऑफ हीलियम की जगह पर, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस की जगह पर आपको मोलर मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस दिया हुआ होगा, या तो मास ऑफ हीलियम एटम दिया हुआ होगा, राइट, एटॉमिक मास दिया हुआ होगा, राइट, एटॉमिक मास दिया हुआ होगा। तो उसको क्या करेंगे, देखो 2 इनटू मास ऑफ प्रोटॉन अगर चाहिए फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, हमको पता है हाइड्रोजन एटम जो होता है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है,
तो क्या करेंगे, मास ऑफ, राइट, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें से अगर मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो क्या मुझे मास ऑफ प्रोटॉन मिलेगा, यस ऑब्वियसली, प्लस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम एटम, मास ऑफ हीलियम एटम है, राइट, मास ऑफ हीलियम एटम हमको कैसे निकालेंगे, मास ऑफ हीलियम एटम से मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे, हमको पता है, देखो हीलियम न्यूक्लियस तो ये है, हीलियम न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो हीलियम न्यूक्लियस का मास तो MeHe है, लेकिन हमको हीलियम न्यूक्लियस का मास नहीं चाहिए, हमको हीलियम एटम का मास चाहिए, तो मास ऑफ हीलियम एटम मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा हूं, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां से आप देखोगे तो you will get the same result, twice of mass of hydrogen atom minus twice of mass of electron plus twice of mass of neutron minus mass of helium atom plus twice of mass of electron, ये और ये कैंसिल, आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, and that is twice of mass of hydrogen atom plus twice of mass of neutron minus mass of helium atom, and this is the mass defect, this is the mass defect. So I hope this is clear, है ना। तो अगर आपको इन जनरल चाहिए, राइट, इन जनरल कि ये तो सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस का निकाला हमने, लेकिन अगर हमको एक्स एटम का चाहिए, राइट, तो उसके लिए मास डिफेक्ट क्या होगा, लेट्स सी दैट। तो let's consider we have the X nucleus, right, जिसके पास Z is the atomic number and A is the mass number। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस न्यूक्लियस के पास Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, राइट, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है ना, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। उसके बाद वी वांट मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट चाहिए तो कैसे करेंगे, डेल्टा M इज इक्वल टू Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, इंडिविजुअल मास चाहिए ना हमको, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स चाहिए ना, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, तो ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस, है ना, इसको मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो व्हिच इज इक्वल टू, अब हमको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, Z मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पर लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस A माइनस Z इंटू Mn माइनस, अब मास ऑफ X न्यूक्लियस थोड़ी ना दिया हुआ होगा, वो देंगे मास ऑफ X एटम, तो मास ऑफ X एटम माइनस उसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको निकाल देने होंगे। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखें या ना लिखें, अरे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मास को, राइट, हमने डिस्ट्रॉय किया तो 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी तो मिल रही है ना, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, तो मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस माइनस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें, Z इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस Z इनटू Me प्लस A माइनस Z इनटू Mn माइनस Mx प्लस Z इनटू Me, तो ये Z इनटू Me कैंसिल, तो यहां से हमको सेम रिजल्ट मिलेगा, Z इनटू MH प्लस A माइनस Z इनटू Mn माइनस Mx will be the mass defect. So I hope this is clear। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है मास डिफेक्ट का। एंड व्हाट इज मास डिफेक्ट,
It is the difference in masses of nucleons and mass of nucleus. That is what the mass defect is. वो किस लिए आता है? क्योंकि उसको खुद को बाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, और वो जो डिस्ट्रॉयड मास है वही कन्वर्ट होगा बाइंडिंग एनर्जी में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. So I hope this is clear. अब देखो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन. न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है. अब हमने तो देखा कि जो मास डिफेक्ट है वो होता है डिफरेंस इन मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? वही जो डिफरेंस होगा ना, वही एनर्जी में कन्वर्ट होगा. दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी, राइट. तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर फोर्स के बाद पढ़ते हैं. तो देखो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा. ये अगर न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ऐसे कुछ है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है ना. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके. अब इस प्रोटॉन के ऊपर अगर मैं देखूं तो इस प्रोटॉन की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स आएगा, इस प्रोटॉन की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स आएगा, इज इट? तो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अच्छा खासा होगा. तो भी ये जो प्रोटॉन है वो बाहर नहीं जाएगा न्यूक्लियस के. अगर ये प्रोटॉन बाहर जाता, देखो एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वही तो केमिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, इजंट इट? एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी न्यूक्लियस का, वही तो केमिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है. अगर प्रोटॉन चला गया तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. तो ऐसा होता है कि न्यूक्लियस में नहीं होता, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में एक फोर्स लगेगा, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, राइट. तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा. फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स, ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स, ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स, ये वाला अट्रैक्टिव, मतलब ये दो फोर्सेस और ये सारे फोर्सेस को जब कंपेयर किया गया तो ये पाया गया कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स. तो इसको बाइंड करके रख रहा है, राइट. सो दिस न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, यू कैन से. न्यूक्लियर फोर्स is the strongest force in the universe, ठीक है ना. यूनिवर्स में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? तो न्यूक्लियर फोर्स के पास है. दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, यू कैन से, ठीक है. अब ये जो एक्ट होता है, इट एक्ट्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पॉसिबल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पॉसिबल, प्रोटॉन प्रोटॉन पॉसिबल. सो इट एक्ट्स between nucleons, you can say. किसमें लगेगा? न्यूक्लियॉन्स में लगेगा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, it is always attractive. Yes, it is always attractive. ये कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा, ठीक है. उसके बाद it is a short range force. It is a short range force, and that is the reason जितने भी न्यूक्लियस है, हेवी न्यूक्लियस, राइट, हेवी न्यूक्लियस जो है जिनका रेडियस अच्छा खासा होता है, ये रेडियस डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, इजंट इट? रेडियस डिपेंड्स ऑन, सॉरी, एटॉमिक मास, राइट. और जैसे जैसे हम हेवियर न्यूक्लियस बनाएंगे वैसे वैसे जो एटॉमिक मास जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, रेडियस वैसे वैसे बड़ी होती जाएगी, और रेडियस जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम होता जाएगा. और कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो डोमिनेट करता जाएगा, और ये जो प्रोटॉन है वो निकलता जाएगा. जैसे ही प्रोटॉन निकल गया, वहां केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई. मतलब अगर यूरेनियम का एटम है 235, यूरेनियम 235, उसमें से अगर एक प्रोटॉन चला गया तो वो क्या बन जाएगा? यूरेनियम 234. उसमें से प्रोटॉन जो है वो कम हो गया. प्रोटॉन जैसे ही कम हो गया, 92 प्रोटॉन थे पहले, 91 हो गए, फिर 90 हो गए. तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता रहेगा. तो दिस यूरेनियम एटम माइट कन्वर्टेड इनटू लेड एटम, दिस यूरेनियम एटम माइट कन्वर्टेड इनटू थोरियम एटम, माइट बी पॉसिबल, राइट. तो ऐसा हो सकता है. तो शॉर्ट रेंज फोर्स, तो जितने भी हेवियर न्यूक्लियस है, देखो जो रेडियस होती है एटम की वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है. r = r0 e to power 1/2, राइट, 1/3. तो जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ेगी. जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी, ये जो
न्यूक्लियर फोर्स है वो घटता जाएगा, क्योंकि इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। जब जो प्रोटॉन प्रोटॉन है उनके बिटवीन जो दूरी है 10⁻³ मीटर के ऑर्डर में होगी, तभी न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होगा। जैसे ही वो 10⁻⁻13 के ऑर्डर में जाएगा, वैसे ही ये न्यूक्लियर फोर्स नहीं एक्ट होगा। एंड वी कैन से दैट ये जो डोमिनेटेड है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्सेस है, वो डोमिनेटेड है। और हमको पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते हैं, दे आर द लॉन्ग रेंज फोर्स। Okay, so I hope this is clear. And this nuclear force is responsible for, right? Nuclear force is responsible for the stability of nucleus. ठीक है ना? I hope this is clear. This is all about the nuclear force. Next concept है हमारा, and that is the binding energy. ठीक है, तो what is binding energy? So ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। इसमें न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, so these are the neutrons and protons, these are present in the nucleus. ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज गिवन टू द न्यूक्लियस, राइट? दैट इज द मिनिमम एनर्जी that is given to the nucleus, so that that nucleus will break against its attractive nuclear force into its constituent nucleons. समझ में आया? देखो, हमको मिनिमम एनर्जी इसको कितनी देनी पड़ेगी सो दैट ये जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाए, राइट? ये न्यूक्लियस है, ये ब्रेक हो जाए अगेंस्ट इट्स attractive force, that is called as the nuclear force, against its nuclear force into its constituent nucleons. Understood? तो हमको इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट ये जो न्यूट्रॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन, चौथा प्रोटॉन, पांचवा न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, ये क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। तो मिनिमम एनर्जी गिवन टू द न्यूक्लियस so that that nucleus will break into its constituent nucleons, right, against its nuclear force, we can say. That is the binding energy we have. So you can write the definition. Binding energy is the minimum energy given to the nucleus so that it will break against its attractive nuclear force into its constituent nucleons. ठीक है ना? तो इसको मिनिमम एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी सो दैट ये जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाए इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस। ठीक है, दैट इज व्हाट द बाइंडिंग एनर्जी इज। सो ये जो एनर्जी हमने दी है इसको ही हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। इसका कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। इसको इस जो सेपरेटेड न्यूक्लियस है इसको बनाने के लिए जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी वही हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, वो भी देख लेते हैं और बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
नेक्स्ट वन लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो होगी वो कैसे करेंगे, मतलब क्या होती है। तो देखो, ये है न्यूक्लियस सपोज टू बी, वी हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इस न्यूट्रॉन को, इस एक न्यूट्रॉन को या एक प्रोटॉन को जितनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़े एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए, राइट, एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उतना वो न्यूक्लियस जो होगा वो स्टेबल होगा। ऐसा देखो, सबको सेपरेट करने के लिए, सबको सेपरेट करने के लिए हमको बाइंडिंग एनर्जी, इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। What is binding energy? Minimum energy given to the nucleus so that that nucleus will break into its constituent nucleus against its nuclear force, ठीक है ना। तो एक को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सबको निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, तो एक को निकालने के लिए हमको देनी पड़ेगी बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन। अंडरस्टूड। देखो, एक को निकालने के लिए हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हमको पता है कि सबको निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी देनी पड़ती है सबको निकालने के लिए, एक को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। सो आई होप दिस इज क्लियर। मतलब कि सपोज टू बी हमारे पास ऐसे 1 1 1 1 1 1 6 न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स है, सबको निकालने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए 200 जूल, सबको, मतलब सबको सेपरेट करने के लिए। तो एक को सेपरेट करने के लिए मुझे एनर्जी कितनी चाहिए, अगर सबको सेपरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए 200 जूल, तो एक को सेपरेट करने के लिए मुझे चाहिए, इसको ही सेपरेट करना है मुझे, तो 200 डिवाइडेड बाय सबके लिए 200, तो एक के लिए कितना, 200 डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर ऑफ है 6, है ना। तो एक को निकालने के लिए एनर्जी लगेगी 100 डिवाइडेड बाय 3। अंडरस्टूड।